गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ऑन एग्जाम में। दोस्तों आज है 31 अक्टूबर और आज के इस वीडियो में हम 31 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स सेशन। आज का पहला प्रश्न, ज्ञान ऐप कंसल्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ज्ञान ऐप कंसल्ट नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया। नितिन गडकरी के बारे में बात करते हैं तो यह भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन एवं गंगा नदी विकास मंत्री हैं। दोस्तों अगर हम नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें तो यह भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं और कार्यकाल के हिसाब से यह भारत के 21वें प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों अगर हम अमित शाह के बारे में बात करें तो यह भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव जो कि भारत सरकार में रेल मंत्री हैं। दोस्तों ज्ञान ऐप कंसल्ट को डेवलप करने का उद्देश्य क्या रहा, आखिर इसको क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं। ज्ञान परिवर्तन के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और कौशल पर जोर देने के लिए कंसल्ट ऐप को डेवलप किया गया। इस ऐप के माध्यम से दोस्तों 65 विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से कुछ विषय हैं जैसे नारी सुरक्षा, नारी शिक्षा, सेना, स्वास्थ्य और सामाजिक विज्ञान आदि विषयों पर आप एक्सपर्ट से फ़ोन करके उनसे सलाह ले सकते हैं। तो इस ऐप को पूर्व आईएएस राघव चंद्रा ने इसे बनाया है, यानी कि इस ऐप को पूर्व आईएएस राघव चंद्रा के द्वारा डेवलप किया गया, जिसका नाम कंसल्ट ऐप दिया गया। अगला पॉइंट है दोस्तों, आने वाले समय में इस ऐप का उपयोग नीति आयोग भी करेगा। दोस्तों नीति आयोग का नाम आया तो नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अगर हम इसके उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। अगर हम नीति आयोग की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी, यानी कि नीति आयोग की स्थापना प्लानिंग कमीशन के स्थान पर हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया और इसी दिन विश्व शहर दिवस भी मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ और दिवस हैं, उनके बारे में भी देखते हैं। अगर हम 30 अक्टूबर की बात करें तो 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, लेकिन यह विश्व में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व में विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम 29 अक्टूबर के बारे में बात करें तो इस दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं वर्ल्ड सोराइसिस डे मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम 28 अक्टूबर के बारे में बात करें तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। यानी कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत के लौह पुरुष थे, इनकी जयंती के रूप में मनाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को एकता की डोरी में बांध के रखा था, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण या बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है या एकीकरण का जनक कहा जाता है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। तो इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड जो कि गुजरात में हुआ था। यह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे। दोस्तों अगर हम सरदार वल्लभ भाई की सरदार की उपाधि के बारे में बात करें
तो इनको सरदार की उपाधि खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महिलाओं के द्वारा दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। और 1991 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन जो है वो उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान यानी कि एरोमेटिक गार्डन मिला है, यानी कि इसको उत्तराखंड के नैनीताल जिले में खोला जाएगा। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देखते हैं। तो इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। दोस्तों 2000 में और भी राज्यों का गठन हुआ था, उनके बारे में अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना और 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड बना और 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य झारखंड बना। इसके बाद दोस्तों 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना। दोस्तों उत्तराखंड के कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर करते हैं। तो अगर हम यहाँ के राज्यपाल के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। दोस्तों अगर हम उत्तराखंड की राजधानियों के बारे में बात करें तो इसकी 2 राजधानियाँ हैं। शीतकालीन में देहरादून और ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन दक्षिण कोरिया में किया गया। अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट क्या है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। तो यह एक बड़े पैमाने पर वायु शोधक की भूमिका भी निभाता है, जो हवा में महीन धूल सोख लेता है और उसे फिल्टर कर देता है। दोस्तों यहाँ पे दक्षिण कोरिया के बारे में देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। अगर हम दक्षिण कोरिया की राजधानी के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरिया ओन है। और अगर हम दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति मून जे इन है। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दक्षिण कोरिया को लेकर, वो है कि इस देश को शांत सुबह की भूमि भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण कोरिया को ही शांत सुबह की भूमि भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह कैंसर विशेषज्ञ यानी कि एंकोलॉजिस्ट थी। अब एंकोलॉजिस्ट तो इसके अंतर्गत ही कैंसर के बारे में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों अगर कैंसर की बात आई है तो विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर हम राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर जिले में है। अगर और यही डीपली में इससे देखें तो ये बारसा गांव में है, यानी कि बारसा गांव में है जो कि झज्जर जिले में है और झज्जर जिला हरियाणा में है। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। तो प्रख्यात एंकोलॉजिस्ट और क्षेत्रीय कैंसर केंद्र यानी कि आरसीसी के संस्थापक निदेशक पद्मश्री डॉक्टर माधवन कृष्णन नायर का निधन हो गया। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, अब दोस्तों WHO की बात आई है तो WHO के बारे में देखते हैं। तो WHO के अगर मुख्यालय के बारे में हम बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कैंसर पर विशेषज्ञ सलाहकार पैनल में भी काम किया है और इनको 2001 में चिकित्सा के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों पद्मश्री, तो पद्मश्री जो है यह भारत के नागरिक पुरस्कारों में चौथा पुरस्कार है, यानी कि 4 नंबर पे यह पुरस्कार आता है। पहले पे कौन है? पहले पे भारत रत्न है और दूसरे पे पद्म विभूषण है, तीसरे पे पद्म भूषण है
और 4 नंबर पे दोस्तों पद्मश्री है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इस पुरस्कार की शुरुआत पहली बार 1954 से की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण मिशन योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा? तो इसका उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों? तो इसका उद्घाटन केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में राजस्थान ने भी एक योजना चलाई है जिसका नाम प्रशासन गांव के संग रखा गया है, जिसमें जो भी योजनाएं आएंगी वो अधिकारी जाएंगे गांव को, लोगों को बताएंगे जो शहरी क्षेत्र से दूर गांव बसे गए। यहाँ पे दोस्तों घसियारी कल्याण योजना के बारे में देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। तो घसियारी योजना के तहत पशुपालकों को पशु आहार साइलेज जो कि 25 से 30 किलो के वैक्यूम पैक्ड बैग उपलब्ध कराए जाएं। यानी घसियारी योजना के तहत पशुपालक जितने भी पशुपालन करते हैं लोग, उनको पशु आहार के लिए 25 से 30 किलो के वैक्यूम पैक्ड बैग उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग को जीतकर विश्व चैंपियन कौन बन गई हैं? तो ये तजमुल इस्लाम बन गई हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, उनको देखते हैं। तो 13 साल की तजमुल इस्लाम ने दूसरी बार किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल हासिल करके इतिहास रच दिया है। इनके बारे में दोस्तों एक और पॉइंट है, इस देश की ये ऐसी पहली 14 साल से कम उम्र की लेडी हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और इन्होंने 8 साल की उम्र में भी ये पुरस्कार किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का पुरस्कार जीता था। यानी कि जो अभी ये पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया है, यह पुरस्कार दूसरी बार इनके द्वारा जीता गया है। दोस्तों कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करते हैं। तो फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया? तो फेसबुक का नया नाम मेटा रखा गया। आखिर फेसबुक ने अपना नाम बदला क्यों? तो विपक्षी कंपनियों की आलोचनाओं से बचने के लिए फेसबुक ने अपनी फेसबुक का नया नाम मेटा रखा गया। हालांकि अभी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का नाम नहीं बदला गया। दोस्तों अगर हम फेसबुक के सीईओ के बारे में बात करें तो इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं और आरबीआई जो कि भारत का राष्ट्रीय बैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यह समर्पित किया गया है सार्थक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा से लोगों को बचाने के लिए किस ऐप के साथ समझौता किया है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रू कॉलर के साथ समझौता किया गया, जो कि लोगों को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा से बचाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस स्थान को तीर्थ स्थल घोषित किया है? तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया है सोरो, जो कि तीर्थ स्थल अभी हाल ही में घोषित किया गया और यह उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में है। आपको बता दें दोस्तों, सोरो जो कि एक पौराणिक देवी देवताओं का केंद्र माना जाता है और यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे है? तो भारत का इसमें 9वां स्थान है। पहले पे इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे पे इसमें चाइना है यानी कि चीन, और 10वें नंबर पे दोस्तों इसमें सिंगापुर है। ये 10 देशों के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है महाराष्ट्र। दोस्तों अगर महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी मुंबई है और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी कि NABFID का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है KV कामत को। दोस्तों KV कामत एक राष्ट्रीय बैंकर हैं इंडियन के और ADB के पहले अध्यक्ष भी हैं, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष KV कामत हैं। तो दोस्तों ये था आज करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ GK एंड GS की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।